नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की खबरें शुरू करें उससे पहले आपको यह बता दें, जैसा कि आपको पता भी होगा कि सत्य हिंदी का ऐप आ चुका है और उसको डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अब नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं इस साल रद्द कर दी गई हैं। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की बैठक में यह फैसला किया गया है। पीएम ने कहा कि छात्रों के हितों को देखते हुए फैसला किया गया है। इस बैठक में सीबीएसई के चेयरमैन मौजूद रहे। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रकाश जावड़ेकर भी बैठक में शामिल रहे। बता दें, कोरोना संकट को देखते हुए परीक्षाओं को रद्द कराने की मांग लगातार उठ रही थी। विपक्ष के नेताओं ने भी परीक्षाओं को रद्द कराने की मांग की थी। महाराष्ट्र सरकार में हिस्सेदार एनसीपी के शीर्ष नेता शरद पवार से बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज मुलाकात की। बैठक की एक तस्वीर साझा करते हुए फडणवीस ने ट्वीट किया, पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता शरद पवार जी से आज सुबह मुंबई में उनके आवास पर मुलाकात की। ये शिष्टाचार मुलाकात थी। फडणवीस ने भले इसको एक शिष्टाचार मुलाकात बताया हो, लेकिन राज्य में जारी सियासत को देखते हुए इस मुलाकात ने अटकलों को जन्म दे दिया। हालांकि फडणवीस ने यह भी कहा कि वो शरद पवार के स्वास्थ्य को लेकर हालचाल लेने गए थे, क्योंकि अभी हाल ही में उनकी सर्जरी हुई है। वहीं एनसीपी नेता नवाब मलिक ने भी कहा कि ये एक शिष्टाचार भेंट थी, इसमें इससे अधिक कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में सरकार और विपक्ष दुश्मन नहीं है, वे एक दूसरे से मिलते रहते हैं। शरद पवार और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात को लेकर शिवसेना सांसद संजय राउत ने फडणवीस पर कटाक्ष किया है। राउत ने कहा कि शरद पवार जी ने बैठक के दौरान फडणवीस को सिखाया होगा कि कैसे एक अच्छा विपक्षी नेता बने। राउत ने कहा कि अगर फडणवीस इसी तरीके से काम करते रहे तो भाजपा अगले 100 साल तक राज्य की सत्ता में नहीं लौटने वाली है। इसके अलावा राउत ने इस मुलाकात के बाद किसी राजनीतिक गणित के उभरने की आशंकाओं को खारिज कर दिया। भारत में कोरोना की दूसरी लहर में बड़ी संख्या में लोगों की जानें तो गई ही, इसके साथ ही 1 करोड़ लोग बेरोजगार भी हो गए। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE के मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश व्यास का कहना है कि कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण 1 करोड़ से अधिक भारतीयों ने अपनी नौकरी खो दी है और पिछले साल महामारी की शुरुआत के बाद से लगभग 97% परिवारों की आमदनी में गिरावट आई है। एक महीने में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 17 बार बढ़ोतरी हो चुकी है। आज भी पेट्रोल की कीमतों में 26 पैसे और डीजल की कीमतों में 23 पैसे की बढ़ोतरी हुई, जिसके बाद दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 94 रुपये 49 पैसे हो गई है और डीजल 85 रुपये 38 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। वहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई शहरों में पेट्रोल की कीमतें पहले ही 100 रुपये प्रति लीटर को पार कर चुके हैं और आज दाम बढ़ने से यहाँ कीमतें और बढ़ गईं। मुंबई में तो पेट्रोल की कीमत 101 रुपये के करीब पहुँच गई। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये 72 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है, जबकि डीजल 92 रुपये 69 पैसे के हिसाब से बिक रहा है। उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव से पहले बीजेपी की समीक्षा बैठकों का दौर जारी है। 2 दिवसीय समीक्षा बैठकों के अभ्यास में आज केंद्रीय पार्टी के नेता BL संतोष ने यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य और दिनेश शर्मा से मुलाकात की। इससे पहले उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की थी। BL संतोष के साथ भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह को प्रमुख नेताओं से मिलकर फीडबैक लेने के लिए दिल्ली से भेजा गया था। इस दौरान BL संतोष ने उत्तर प्रदेश के बीजेपी नेताओं से पार्टी के विभिन्न विभागों के कामों को लेकर प्रतिक्रिया मांगी। कहा जा रहा है, इस दौरान कई नेताओं ने यह भी कहा कि पार्टी और सरकार के बीच समन्वय की कमी रही है, क्योंकि पार्टी के नेता नौकरशाही के साथ मिलकर काम करने में असमर्थ रहे। बीजेपी के नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने डूबती अर्थव्यवस्था को लेकर मोदी सरकार को एक बार फिर निशाने पर लिया है। स्वामी ने ट्वीट कर कहा है कि अब ज्यादातर भारतीय मेरी इस बात से सहमत हैं कि मोदी सरकार ने यूपीए सरकार के वक्त द्वारा बनाई गई अर्थव्यवस्था की गड़बड़ियों को और बढ़ा दिया है। सुब्रमण्यम ने कहा कि अर्थव्यवस्था को अब फिर से सुधारा जा सकता है, लेकिन वर्तमान सरकार को यह पता ही नहीं है ये कैसे किया जाए। दिल्ली में कोरोना से हालात काफी बेहतर हुए हैं। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में 623 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं और 62 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा पॉजिटिविटी रेट भी गिरकर 1% से कम हो गया है। दिल्ली में अब पॉजिटिविटी रेट 0.8% हो गया है। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी व्यापम घोटाले के आरोपी और इस पूरे कांड के सबसे बड़े राजदार प्रदेश के पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा का सोमवार रात निधन हो गया। वे कोरोना से पीड़ित थे। शर्मा बीजेपी से निष्कासित थे। शिवराज सरकार में मंत्री रहते हुए लक्ष्मीकांत शर्मा साल 2013 में भारतीय मीडिया की जमकर सुर्खियों में रहे थे।
व्यापम घोटाले के मुख्य आरोपियों में उनका नाम था। लक्ष्मीकांत शर्मा के निधन के बाद वे लोग खासे निराश बताए जा रहे हैं, जो उम्मीद कर रहे थे कि बेहद चर्चित इस घोटाले के कथित असली एवं अहम किरदारों को शर्मा देर सबेर जरूर बेनकाम करेंगे। पूर्व राज्यसभा सांसद स्वपन दास गुप्ता, जो बीजेपी की टिकट पर बंगाल विधानसभा चुनाव लड़े थे, अब उनको वापस से उच्च सदन के लिए नामित कर दिया गया है। उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मार्च में उच्च सदन से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि 27 मार्च से 29 अप्रैल के बीच हुए 8 चरणों के विधानसभा चुनाव में दास गुप्ता को टीएमसी के उम्मीदवार के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर मुस्लिम नागरिकों से भारत की नागरिकता के लिए आवेदन मांगने के केंद्र सरकार के नोटिस के खिलाफ याचिका दायर की गई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर मांग की है कि इस पर तुरंत रोक लगाई जाए। केंद्र सरकार इसके पहले कह चुकी है कि इस नोटिस पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए, क्योंकि नागरिकता संशोधन कानून से जुड़े नियम कानून अब तक बने ही नहीं हैं। प्रधानमंत्री मोदी ममता बनर्जी विवाद के बीच पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव से मुख्यमंत्री के सलाहकार बने अलापन बंदोपाध्याय को केंद्र सरकार ने अब नोटिस भेजा है। उनसे पूछा गया है कि वे प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली बैठक से अनुपस्थित क्यों रहे थे। पिछले कुछ दिनों से मोदी ममता विवाद के केंद्र में आलापन बंदोपाध्याय हैं। विवादों के बीच ही वह एक दिन पहले सेवानिवृत्त हुए हैं। सेवानिवृत्ति से पहले उनके कार्यकाल को 3 महीने इसलिए बढ़ा दिया गया था क्योंकि कोरोना महामारी से बेहतर तरीके से निपटा जा सके। हालांकि यास तूफान को लेकर बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी की बैठक वाले विवाद के बाद आलापन को केंद्र सरकार ने दिल्ली बुला लिया था, लेकिन ममता ने उन्हें दिल्ली भेजने से साफ इनकार कर दिया था। लक्षद्वीप में नए नियमों को लेकर शुरू हुए लक्षद्वीप बचाओ अभियान तेज होने और नियमों के विरोध में बीजेपी के अंदर भी मतभेद होने के बाद अब कहा जा रहा है कि बीजेपी आलाकमान प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल को इन नियमों पर धीमी गति से विचार करने के लिए कह सकता है। वहीं लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैसल ने कहा है कि गृहमंत्री अमित शाह ने आश्वासन दिया है कि लक्षद्वीप में कानूनों के ड्राफ्ट पर फैसला बिना वहां के चुने हुए प्रतिनिधियों की राय के नहीं लिया जाएगा। चीन में उस ब्लॉगर को 8 महीने की सजा दी गई है जिसने इस साल की शुरुआत में भारत के साथ गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के हताहत होने को लेकर टिप्पणी कर दी थी। इंटरनेट में 2.5 मिलियन फॉलोअर्स रखने वाले ब्लॉगर क्यू जिमिंग को शहीदों का अपमान करने के लिए 8 महीने की जेल की सजा सुनाई गई। इसके अलावा 10 दिनों के भीतर ब्लॉगर को प्रमुख घरेलू पोर्टलों और राष्ट्रीय मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को भी कहा गया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।